नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, प्लेसेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। यानी कि जो भी अक्षर, जो भी शब्द, जो भी वर्ण हम बोल रहे हैं उसको कहाँ से प्रोनाउंस हो रहा है, वो कहाँ से उच्चरित हो रहा है मुख के अंदर। आप देख रहे होंगे जब हम बोलते हैं तो जीभ अलग अलग जगह को टच करती है ना। तो इसका क्या मतलब है, मतलब कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जा रहा है, तो इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये जानेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो मुख के अंदर जितने भी अंग हैं, तो वर्णों के उच्चारण में जिस अंग का सबसे ज्यादा योगदान होता है वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक समझ गए? वर्णों के उच्चारण, जिस वर्ण के उच्चारण में मुख के अंदर के जिस अंग का सर्वाधिक योगदान होगा वो उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। अब आप बोलेंगे कैसे योगदान, अर्थात जहाँ से सर्वाधिक जो है वो जहाँ पे सर्वाधिक या तो जिह्वा उस पर जाकर टच कर रही है, या फिर हवा, जब हम बोलते हैं तो जब बोलते समय जो है हवा बाहर निकलती है तो कहाँ टच होके निकल रही है, ये चीज हमें देखनी है। तो यही निर्धारित करता है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो मूलतः 9 उच्चारण स्थान माने गए हैं। उसमें पहला है कंठ। तो आप देख सकते हैं, तो पहले मैं बताती हूँ आपको, फिर मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ कि कैसे जो है सीरियल से एक क्रम के साथ क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर किस तरीके से वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो निर्धारित है। देखिए, पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। अब आपको मैं एक चित्र के माध्यम से दिखाती हूँ कि कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ है, कौन सा अंग कहाँ है। तो ये देखिए, इस चित्र को गौर से देखिए। ये आप देख रहे हैं सबसे नीचे आपने देखा होगा अपना कंठ, जिसे हम गला भी कहते हैं। तो ये देखिए कंठ वाला जो भाग है। अब आप देखेंगे जब अब मैं आपको उच्चारण स्थान पूरे पढ़ा दूंगी तो वहां पे आप देखेंगे कि कैसे कैसे जैसे वर्णमाला में जो है वर्णों का क्रम होता है। तो ठीक जैसे यहाँ सबसे पहले कंठ है तो वहां भी उच्चारण स्थानों में सबसे पहले जो है वो कंठ ही है। दूसरा क्या है? तालु। तालु देखिए, ये आप जब मुंह खोलते हैं तो जिह्वा के ऊपर, जहाँ पे एक छोटा सा जो है, छोटा बिल्कुल अंगुली अंगुली के नोक की तरह बिल्कुल वहां से नीचे की ओर लटकता है, तो उसके हल्के से आगे उसको तालु कहा जाता है। और जो सर्वाधिक शीर्ष स्थल होता है, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान होगा ऊपर की ओर, वो मूर्धा कहलाएगा। यानी कि ये वाला स्थान सबसे ऊपर, या जीभ से ऐसे उल्टा अगर आप अंगुली लगाएंगे ऊपर की ओर तो सबसे ऊंचा होगा, खुरदुरा सा लाइनिंग, 2-3 लाइनिंग आपको वहां पे दिखेंगी, महसूस होंगी, दिखेंगी नहीं, महसूस होंगी। वो आपका मुख के अंदर मूर्धा कहलाता है। मूर्धा यानी कि सर्वश्रेष्ठ, मूर्धन्य भी कहते हैं ना कि मूर्धन्य कलाकार यानी कि सर्वश्रेष्ठ कलाकार है, तो वो मूर्धा कहलाता है। फिर नासिका तो आप सबको पता ही है, दांत भी आपको पता है और ओष्ठ भी आपको पता है। तो वहां जैसे दंतोष्ठ आया, तो दंतोष्ठ यानी कि दांत, और ओष्ठ यानी कि वो दोनों सामूहिक रूप से उसका उच्चारण कर रहे हैं या उसके उच्चारण में सहायक हैं, है ना। जैसे कंठोष्ठ भी है, कंठ और ओष्ठ, गला और दांत, जिस वर्ण के उच्चारण में गले और दांत का सर्वाधिक सहयोग होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। संभवतः आप ये समझ चुके होंगे कि तालु कौन सा हिस्सा है और मूर्धा कौन सा हिस्सा है, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ना अलग होता है, प्रैक्टिकल देख के आपको ये हमेशा याद रहेगा। और जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो अपने मुंह में अंगुली साफ करके टच करके देखिएगा ऊपर की ओर, तालु कहाँ पर है, पिछला भाग तालु है और आगे जो सबसे ऊंचा होगा वो मूर्धा है। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। तो कंठ का एक सूत्र है। देखिए, यहाँ पे मैं संस्कृत का सूत्र क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इससे आपको इजी रहेगा। इजी इसलिए रहेगा कि ये हमेशा याद रहेगा आपको, वरना आप हिंदी में कई बार जैसे पढ़ लोगे ग्रामर में तो वो इतने अच्छे तरीके से एन मौके पे याद नहीं आता है। जब आपको एग्जाम में करना होता है और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, उस समय पे आप वो कर नहीं पाते हो। तो इसलिए आप इसको, भले ही आप एक दिन में एक ही सूत्र याद करना, लिख लेना अपनी कॉपी पर, एक दिन में एक ही याद करना, लेकिन हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहला जो सूत्र है वह है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इसको इस तरीके से याद कीजिएगा लय के साथ, तो आपको अच्छे से हो जाएगा। अकुह का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ पर मैंने दिखा भी रखा है कि अ मतलब होता है अ आ,
कु मतलब हो जाएगा क वर्ग, और पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ और ङ। ये पांचों वर्ण इसके अंदर आएंगे और ये सभी हम इनको हलंत कर देते हैं, यानी कि मूलतः ये व्यंजन है। ठीक है ना। तो ये सभी क वर्ग के अंदर आ जाएंगे। तो अ आ क वर्ग, ह और विसर्जनीय नाम यानी कि विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। इतना समझ गए। अब जब इनका उच्चारण स्थान कंठ है तो इनको कौन से वर्ण कहेंगे? इन्हें कंठ वर्ण कहा जाता है। विसर्ग आप समझते हैं, जैसे रामः लिखते हैं तो विसर्ग की जो ध्वनि होती है ना, विसर्ग की जो ध्वनि होती है, अर्थात जब हम विसर्ग को कैसे समझेंगे कि यहाँ पे विसर्ग लगाना है, जैसे कोई बोलता है कि भाई लिखो रामः लिखो, तो कैसे समझेंगे? इसकी जो ध्वनि होती है वो होती है आधे ह के समान। पूरा ह नहीं आएगा, पूरा ह आएगा तो हम पूरा ह लिखेंगे, लेकिन आधा ह जब हम उच्चारित करते हैं तो हम विसर्ग लगाते हैं। ठीक। तो कंठ किस किस का उच्चारण स्थान हुआ? कंठ वर्ण कौन कौन से हुए? अ आ क वर्ग के पांचों वर्ण क ख ग घ ङ ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और इनका उच्चारण स्थान कंठ होने के कारण इनको कंठ वर्ण कहा जाता है। इनको कहते हैं कंठ वर्ण। तो कंठ क्यों है इनका उच्चारण स्थान? क्योंकि इन सब के उच्चारण में अ आ क ख ग घ ङ इस तरीके से ह विसर्ग, ह विसर्ग के उच्चारण में भी ह उच्चारित करेंगे आप। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह बिल्कुल खुला होगा, ऐसे बंद नहीं होगा आपका मुंह, जैसे और समय आप बोलते हो। तो अभी अभी मैं आपको आगे आगे समझाती हूँ कि कैसे कैसे जिह्वा कहाँ कहाँ को टच करेगी। तो इसमें जिह्वा कोई टच नहीं कर रही है, जैसे हम बोल रहे हैं तो उसमें कंठ का सहयोग है। अगर हम मुंह बंद कर दें तो हम ये नहीं बोल पाएंगे। मुंह बंद करके अ बोलना चाहेंगे नहीं हो पाएगा, है ना। अ आ क ख ग घ ङ इस तरीके से बोलना चाहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। किनका? अ आ क वर्ग, ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और कंठ होने के कारण है कंठ वर्ग, कंठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं पीछे मैंने आपको जो चित्र दिखाया था उसमें सबसे पहला क्या था? नीचे से ऊपर की ओर आएगा। सबसे पहले क्या था? कंठ। दूसरा क्या था? तालु। तो चलिए तालु की ओर बढ़ते हैं। तो तालु, इन वर्णों के उच्चारण में तालु का सर्वाधिक सहयोग होता है। तालु कौन सा हिस्सा बताया था मैंने आपको? तालु जब आप ऊपर की ओर आएंगे कंठ से तो सबसे पहले जिह्वा जहां से हमारी शुरू होती है तो ऊपर की ओर एक अंगुली के शीर्ष भाग के समान नीचे की ओर लटका हुआ एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसके थोड़ा सा आगे को जो स्थान होगा वो तालु होगा। ठीक है। वो आपको चित्र में मैंने दिखा दिया। तो इसका जो सूत्र है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। ई का मतलब ई दोनों, यहाँ पे दोनों नहीं आएंगे, दीर्घ और ह्रस्व दोनों नहीं आएंगे। यहाँ पे एक आएगा सिंबॉलिक, जिसे आप दोनों समझेंगे। चु मतलब च वर्ग, य मतलब य, श मतलब श। तो देखिए च वर्ग में यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे पीछे क वर्ग में आया तो यहाँ च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ठीक। तो च, छ, ज, झ, य ये आपका च वर्ग के सभी पांचों वर्ण हो गए। तो इनका उच्चारण स्थान और ई का उच्चारण स्थान, यकार, य को यकार भी कहते हैं, य और श। अब आपने कई बार देखा होगा कि भाई हम बोलते हैं तालव्य श लिखिए। अब कैसे पहचानेंगे इसे, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ। तो जब हमें तालु से उच्चारण करना है तो जब एक बार आप इन सभी को बोल के देखिए, ई, च, छ, ज, झ इस तरीके से बोल के देखिए, च, छ, ज, झ। तो सर्वाधिक किसका योगदान हो रहा है? निश्चित तौर पे तालु का योगदान हो रहा है। श, तालव्य श बोलते हैं, तालव्य श। तो तालव्य श क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है, इसलिए इसको तालव्य श कहा जाता है। तो आप जब आपको ये पता होगा तो आप कभी नहीं भूलोगे, और जब कोई उच्चारण कर रहा होगा या आपको लिखना होगा तो उस समय भी आप भूल नहीं करोगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो तालु किस किस का उच्चारण स्थान है? ई, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य तथा श का उच्चारण स्थान तालु होता है, जिस कारण इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तालु के बाद क्या था जो सर्वाधिक
श्रेष्ठ स्थान होता है, सर्वाधिक ऊंचा स्थान होता है मुख के अंदर। ऊपर की ओर आप अंगुली लगाएंगे जिह्वा के ऊपर, तो लाइनिंग सी, 2-3 लाइनिंग सी आपको वहां महसूस होंगी, तो वही मूर्धा है। तो देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका सूत्र क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, रिकार भी कहते हैं इसे, री यानी इसमें दोनों आ जाएंगे। देखिए ये वाला आपको प्रयोग में आएगा, लेकिन ये अभी जो है ये नहीं प्रयोग में आएगा, क्योंकि ये संस्कृत की ऋचाओं में मिलेगा आपको, ये कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन हमें पढ़ते समय इसका जरूर ध्यान देना है कि ये भी हो सकता है, ये भी है, ठीक है। फिर ट वर्ग, ट वर्ग यानी कि ट ठ ड ढ ण। फिर है आपका र और श, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो चूंकि ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई मूर्धन्य श लिखिए, तो कौन सा श लिखेंगे, ये वाला श लिखेंगे ना आप, मूर्धन्य श। और तालव्य श हमने ऊपर पढ़ा, ये वाला तालव्य श हो जाता है, ठीक है। तो जब भी इनके उच्चारण करते समय, तो इसके और इसके उच्चारण में है तो ये ऊष्म व्यंजन, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। तो ये और ये दोनों, लेकिन इसके और इसके उच्चारण में अंतर होगा। श ये तालु से बोला जा रहा है और ये मूर्धा से बोला जा रहा है, तो श श हल्का सा आगे उसमें उच्चारण हमें करना होगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गए हमारे मूर्धन्य वर्ण, तालव्य वर्ण। अब आगे देखिए, जो चौथा उच्चारण स्थान है हमारा मुख के अंदर, वो है दांत। आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। पहले हमने कंठ पढ़ा, फिर हमने तालु पढ़ा, फिर हमने मूर्धा पढ़ा, फिर हमने दंत पढ़ेंगे। दंत कौन से हैं, दंत यानी कि दांत। तो लिर्तु लसानाम दंताः, ऐसे आप याद रखेंगे, तो हमेशा याद रखेंगे कि लिरी मतलब क्या होता है, लिरी मतलब लिरी। और लिरी ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा कहीं भी, ये जो संस्कृत में प्रयोग होता था, वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था, ये कहूंगी। त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, त थ द ध न, ठीक है। तो ये आपके जो है इसमें आ जाएंगे, किसमें, त वर्ग में। फिर है ल और स, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। दंत होता है इनका उच्चारण स्थान, तो इसलिए इनको कौन से वर्ण कहा जाता है, दंत्य वर्ण। तो आपने सुना होगा कि दंत्य स लिखिए भाई, तो दंत्य स कौन सा है, ये दंत्य स है, समझ गए ना। तो दंत्य स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए उसको दंत्य वर्ण कहा जाता है, ठीक। और इसको मैं बता चुकी हूँ कि इसको कौन सा कहेंगे, मूर्धन्य स। तो मूर्धन्य स क्यों कहेंगे, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि लिरी, त थ द ध न, ल तथा स का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, दांत होते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे ओष्ठ की बात हो रही है। तो ओष्ठ के लिए जो सूत्र है, ओष्ठ यानी कि होंठ, ओष्ठ मतलब क्या होता है, होंठ होता है। तो इसका जो सूत्र है, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो। अब आप बोल रहे होंगे, इसको हम एक साथ बोलेंगे। देखिए उपु, यहाँ पे उपु हम देख पा रहे हैं, पद्यमानीयानाम मो हलंत कर देंगे, फिर ओष्ठो अलग निकाल देंगे, ठीक है। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो। तो उपु का यहाँ पे देखिए, ऊ का क्या हो जाएगा, ऊ का हो जाएगा यहाँ पे उ, पू का मतलब प वर्ग। प वर्ग के पांचों वर्ण आपको पता है, प, फ, ब, भ तथा म, ये पांचों वर्ण हो गए प वर्ग के, ठीक। और अब आप बोल रहे कि उपध्यमानीय क्या है, उपध्यमानीय होता है ये चिन्ह, ये जो चिन्ह मैंने लगाया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, इसका प्रयोग भी वैदिक संस्कृत में हुआ करता था, लेकिन इसको हमें जानना भी जरूरी है, क्योंकि सूत्र जिस तरीके से बने हुए हैं तो वो हमें जानने जरूरी है कि भाई यहाँ पे ये सब क्यों आ रहा है ना। तो ये अयोगवाह है। अयोगवाह मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि अयोगवाह क्या होते हैं, ठीक है। तो उ, प वर्ग तथा उपध्यमानीय जो वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, होंठ होंगे, ओष्ठ होंगे। तो ओष्ठ होने के कारण इन्हें क्या कहा जाएगा, ओष्ठ्य वर्ण कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो सूत्र है छठा, यमंगणनानाम नासिका च। तो नासिका यानी कि नाक, होंठ पे हम दांत पे आए, दांत के बाद हम होंठ पे आए, होंठ के बाद हम कहाँ पहुंच गए, नासिका में। नासिका यानी कि नाक। तो इसके दो सूत्र हैं। दूसरा है नासिका अनुस्वारस्य।
तो नासिका अनुस्वारस्य यमंगणनानाम नासिका चौ। तो यमंगणनानाम नासिका चौ का जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए य का तो य ये हो गया, म ये हो गया, ङ ये हो गया, अण ये हो गया, न ये हो गया। ये ऊपर से आपको मैंने नीचे एरो लगा के दिखाया हुआ है। तथा नासिका अनुस्वारस्य, तो अनुस्वार ये हो गया, अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो यूं होता है ना। तो ये भी अयोगवाह है, अनुस्वार भी अयोगवाह है, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। अच्छा देखिए इसमें ये जो वर्ण है, अब आप बोलेंगे कि भाई एक बार तो मैंने बता दिया कि जो क वर्ग के अंतिम क वर्ग होता है, क वर्ग का तो कंठ होता है। फिर ये ङ कहाँ से आ गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ङ भी तो है, ये वाला है ना। तो ये तो क वर्ग का अंतिम अक्षर है। तो इनका क्या होता है कि अपने वर्ग के साथ साथ जो ये पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं, देख रहे हैं आप। सबसे पहले क्या आता है, क क ग घ ङ च छ ज झ य ट ट ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म। ठीक, समझ रहे हैं आप। तो ये जो 5 वर्ण हैं, सभी वर्गों के कितने वर्ग बताए थे पिछली वीडियो में, 5 वर्ग। पांचों वर्गों में कितने वर्ण हैं, 25 वर्ण। तो 25 वर्णों में ये देखिए अपने अपने वर्ग के जो 5वें वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, ठीक है। तो पंचमाक्षर कहते हैं इन पंचमाक्षरों का जो उच्चारण स्थान है वो अपने वर्ग के साथ साथ नासिका भी होता है। तभी तो आप पढ़ते समय नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, क ख ग घ ङ बोलते थे, च छ ज झ ञ बोलते थे ना, ट ठ ड ढ ण, इस तरीके से। तो इसमें आप देख चुके कि इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ, जैसे अंगों का कंठ भी होगा उसके साथ साथ नासिका भी होगा। समझ रहे हैं। हाँ, और अनुस्वार का भी, अनुस्वार जब हम उच्चारित करते हैं, हंस बोलते हैं ना, तो वो नासिका में उच्चारण इसका चला जाता है। जब हम इसका उच्चारित करते हैं तो नासिका में से उच्चारण करते हैं। तो नासिका से उच्चारण क्यों करते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। ठीक, सिंपल। तो चलिए अब आप इसको समझ गए होंगे कि नासिक्य वर्ण कौन कौन है। नासिक्य वर्ण है सभी वर्गों के पंचमाक्षर और अनुस्वार। सिंपल। अब आप देखेंगे कि कई बार जो है अनुस्वार कोई दूसरा नहीं है अनुस्वार, बल्कि इनकी जगह पे भी हम प्रयोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। अब इनकी भी शर्त है कि कहाँ पे करेंगे। शर्त ये है कि जैसे सबसे पहला हम यहाँ पे यों देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है, देखिए जैसे पंचम लिखा है मैंने, एक पंचम ये भी है और एक पंचम ये भी है। सही कौन सा है, दोनों सही है। दोनों सही कैसे हुए, दोनों सही ऐसे हुए कि ये जो यों है यहाँ पर, ये जो यों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना ये वाला, तो ये जो है जब अपने ही वर्ग के किसी वर्ण से मिल जाता है, तो अपने ही वर्ग का वर्ण है इसका कोई, ये किस वर्ग का 5वां अक्षर है, ये च वर्ग का 5वां अक्षर है। च छ ज झ य। तो च का जो च है यहाँ पे इसके आगे, तो अपने ही वर्ण के अक्षर से वो जब मिला हुआ है तो उसका अनुस्वार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं आगे पंचम हो गया, वो प के ऊपर अनुस्वार के रूप में आ गया। ठीक है, अयोगवाह है, अकेला प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए ऊपर जाके प्रयोग हो गया। समझ रहे हैं आप इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं। अगर नहीं समझेंगे तो मुझसे फिर पूछिएगा, मैं आगे भी आपको समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे डंडा दे रखा मैंने, लिखा हुआ दोनों सही है, ये डंडा भी सही है और ये भी लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ऐसा प्रयोग होता है, कहीं ऐसा प्रयोग होता है, तो कहीं ऐसा प्रयोग होता है। ऐसा क्यों, दोनों को हम सही मानते हैं। देखिए ये जो है इसकी एक शर्त होती है कि भाई जब जो है ये अपने ही वर्ग के किसी अक्षर से जाके मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ ण होता है ना। तो ट वर्ग का अणो क्या है, अणो क्या है, ट वर्ग का 5वां अक्षर है। तो ट ठ ड ढ ड, यहाँ पे ड आ रहा है, तो ड ट वर्ग का अक्षर है और अणो उसका 5वां अक्षर है। तो देखिए आगे वहां पे क्या हो गया, उस इस अणो का यहाँ अनुस्वार हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझे। अब देखिए अगला, देखिए चलो ये नहीं समझे तो आगे समझेंगे। अभी 3 और है। नंद है, जैसे नंद, तो नंद नौ जो है, नौ किस वर्ग का है, त थ द ध न, त वर्ग का 5वां अक्षर है न। ठीक है, तो वो अपने ही वर्ग के किसी अक्षर से जाके मिल रहा है। त थ द
तीसरे अक्षर से जाके मिल रहा है तो अपने आप ही उसका यहाँ क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। समझ गए। अब दिनांक है, जैसे ये भी दिनांक सही है, ये भी दिनांक सही है, हम ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। हिंदी में हम ऐसा लिखते हैं, संस्कृत में हम ऐसा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो क्यों, अब देखिए दिनांक हमने यहाँ 9 के ऊपर अनुस्वार चढ़ा दिया और यहाँ हमें अंगौ लगाया। हमने अंगौ क्या है, क वर्ग का 5वां अक्षर है, क वर्ग का 5वां अक्षर है। तो यहाँ आप क वर्ग का ये क देख रहे हैं आप, यहाँ पे क आया है तो क यहाँ पे आ गया और ये अंगों ऊपर अनुस्वार के रूप में चला गया। समझ गए। अच्छा, अगर नहीं समझे तो ये लास्ट है, इसको देखिए, पंप। तो पंप में देखिए क्या हो रहा है, प आधा म प लिखा है हमने, फिर यहाँ पे प के ऊपर अनुस्वार लगा, ये भी सही है, दोनों सही है। कैसे, प यहाँ पे म आया है आधा, आधा आया है यानी कि हलंत आया है, तो ये जो है अपने ही वर्ग के किसी वर्ण से जाके मिल रहा है, प फ ब भ म, तो पहले वर्ण से जाके मिल रहा है तो यहाँ उसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से भी होता है। कभी कभी आपको लिखने में डाउट हो जाता है कि भाई ये सही है या ये सही है, तो वहाँ पे थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है जब वो अपने वर्ग के किसी भी अक्षर से जाके मिलेगा तो उसका अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, और चूंकि इनका उच्चारण जो है नासिका से होता है तो इसे इन्हें नासिक्य वर्ण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 7वां, ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु। अब यहाँ पे आप दो देख रहे होंगे, ऊपर तक हमने एक एक ही देखा, लेकिन अब कंठ और तालु यानी कि ये जो ए दे तो में हमें ए ही देखना है, केवल दे तो का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है, केवल उसको हमें सूत्र बनाने के लिए हमने प्रयोग किया है। ठीक है, तो ए दे तो कंठ तालु, ए आई का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु, यानी कि वो जो है, ये देखेंगे आप, ये है कंठ, ये यहाँ से भी बोला जा रहा है और यहाँ से भी बोला जा रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, कंठ तालु बोल देंगे, जिसमें जो है कंठ का भी सहयोग है और तालु का भी सहयोग है। यहाँ से तालु का सहयोग भी है और कंठ का सहयोग भी है, तो वो कहलाएगा आपका कंठ तालु। इसी प्रकार से दांत और ओष्ठ, अब दांत और ओष्ठ आएंगे तो यहाँ पे ये ओष्ठ हो गया, ये दांत हो गया, तो दंतोष्ठ जो है हो जाएगा। आगे हम देखेंगे उसके लिए। तो चलिए देखिए, कंठ तालु हम पढ़ रहे थे कि ए दे तो कंठ तालु, ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ होता है, कंठ भी और तालु भी होता है, इसलिए इन वर्णों को कहा जाता है कंठ तालव्य वर्ण। न इनको कंठ्य वर्ण कहते हैं, न इनको तालव्य वर्ण कहते हैं, इनको कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण। ए आई याद रखिएगा, आसान है, आसानी से ये याद हो जाते हैं और मजे की बात क्या है कि हमेशा याद रहते हैं। अच्छा आगे देखिए, ओ दो तो कंठोष्टम, ओ दो तो। अब यहाँ पे ओ, यहाँ ऊपर आपने केवल ए पे ध्यान दिया, नीचे आपको केवल ओ पे ध्यान देना। ओ यानी कि ओ आओ, ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। कंठ और ओष्ठ देखिए कैसे हो जाएंगे, कंठ और ओष्ठ, एक तो ये है और दूसरा जो है, एक ये कंठ हो गया और यहाँ से हम ओष्ठ ले लेंगे, सॉरी ये थोड़ा दूर निशान लग गया इसका, ये हो गया। ठीक है, तो कंठोष्ठ ये कहलाएगा आपका, समझ रहे हैं आप इस बात को, यानी कि दो 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 उच्चारण स्थान, जिसकी जिस वर्ण के उच्चारण में दो उच्चारण स्थानों का सहयोग हो वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है ना, कंठ भी और ओष्ठ भी, जब आप बोलते हैं ओ आओ बोलते हैं ना, तो उस समय गले से बिल्कुल हमें हवा की आवश्यकता होती है और मुख भी हमें, जैसे हम ओष्ठ करते हैं, ओष्ठ मुड़ जाते हैं हमारे ना, उस टाइम पे। आप देखिए जैसे अगला है, इनको कहते हैं कंठ्योष्ठ वर्ण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ये कंठ और ओष्ठ से बोले जा रहे हैं तो इसलिए इनको कंठ्योष्ठ वर्ण कहा जाता है। अगला क्या है, जो अंतिम है वो है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार, वकार बोलते हैं व को, और जैसे हम लिखते हैं शकार, तो शकार किसे कहा जाता है, श को कहा जाता है शकार। शकार का मतलब 100 हो जाता है, और कई बार हम इस तरीके से भी प्रयोग करते हैं सकार, सकार, सकार किसे कहेंगे, इस वाले स को कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे वकार का कुछ और मतलब नहीं है, वकार का मतलब है व।
तो वकार का जो यानी कि वो का जो उच्चारण स्थान होगा, वो को बोलते समय किस किस की जरूरत पड़ेगी हमें? एक तो दांत की पड़ेगी, दूसरा ओष्ठ की पड़ेगी। चलिए जब आप बोल के देखिए, आप जब ये पढ़ रहे हो ना तो एक एक वर्ण का उच्चारण करके देखिएगा कि सही है या नहीं। दंतोष्ठम, जब आप बोले वो, तो वो में आपकी जो जिह्वा है वो दांत को भी स्पर्श करेगी और आपके होंठ भी, उसमें होंठ भी यूं मुड़ जाएंगे, होंठों की भी सहायता ली जा रही है। इसका मतलब क्या है? जब होंठ आपके मुड़ रहे हैं तो होंठों की भी सहायता ली जा रही है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, ये देखिएगा, जैसे मैंने दंत वाला जो पढ़ाया था ना आपको, तो आपने कभी बूढ़े आदमी को देखा होगा या फिर जो बच्चे होते हैं उनको देखा होगा जिनके दांत नहीं होते, जिन बच्चों के दांत नहीं होते हैं, या जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, उनको अभी कभी आपने तो बिल्कुल वो स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, त थ द ध नहीं बोल पाते हैं वो। उनको देखा आपने सौ बोलते हुए, ल बोलते हुए, ल नहीं बोल पाते हैं। अगर आपके दांत नहीं रहेंगे तो 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, है ना? समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर आप अपने होठों को ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे पकड़ लीजिए और तब बोलिए प फ ब भ म, नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके उच्चारण के लिए हमें अपने होठों की आवश्यकता होती है, बिना होठों की मदद के हम उसको नहीं बोल पाएंगे, है ना? इसका प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा, इससे आपको ये जल्दी से क्लियर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।